मैं चंद्रभूषण तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों को हर्षवर्धन रचित रत्नावली नाटिका के संबंध में कुछ आवश्यक बातों को बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, मानते हैं कि नाटक जो है समाज का दर्पण है। समाज में घटित घटनाओं का जो अभिनय किया जाता है उसे नाटक की संज्ञा दी गई है। अर्थात सामाजिक घटनाओं को अभिनय के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है उसे नाटक की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्षवर्धन कनौज के राजा हैं, महाराजा हैं। उनकी लेखनी में राजतंत्र, राज की व्यवस्थाओं का पूर्णपेण वर्णन किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि यह जो हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका वो भी नाटिका है, नागानंद वो उनकी एक नाटक है, यह जो तीसरी रचना है रत्नावली, इस नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह नायिका प्रधान नाटक है, कि इसका नाम रत्नावली है। इसलिए रत्नावली को नाटिका के श्रेणी में रखा गया है। अर्थात रत्नावली नाटिका है जो हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया। इसे रत्नावली नाटिका में नाटककार हर्षवर्धन ने अपनी अंतःस्थल की भावनाओं, मनोव्यथाओं, मनोवैज्ञानिकता की तथ्यों को इसमें उड़ीसा दिया है। इसे नाटक के अध्ययन से प्रतीत होने लगता है कि जिस प्रकार कवि कुलगुरु कालिदास के नाटक मालिकाग्नि, अभिज्ञान शाकुंतलम सहज एवं सुंदर है, इसी तरह हर्षवर्धन की रचित रत्नावली नाटिका अत्यंत सारगर्भित। इसे नाटिका में राजा उद्यन और रत्नावली के प्रणय कथाओं का वर्णन किया गया है। यह जो रत्नावली नाटिका है मात्र 4 अंकों में लिखी गई है। अर्थात इस रत्नावली के जो अंक हैं वो 4 ही अंक आज विद्यमान हैं। 4 अंकों में ही हर्षवर्धन ने रत्नावली नाटिका को रचना की है, जो अत्यंत ही
मनोहारी एवं चमत्कारिक नाटिका है। इसमें राजा उद्यन और सिंघल देश की राजकुमारी रत्नावली की प्रणय गाथाओं का वर्णन है। अर्थात राजा उद्यन इसके नायक है और नायिका है सिंघल देश की राजकुमारी रत्नावली। इन्हीं की प्रणय गाथा, प्रणय वार्ता, मिलन, प्रणय चेष्टा को कवि ने बड़े ही बाखूबी से लिखा है। प्रथम अंक की कथा बहुत इस प्रकार है। राजा उद्यन के महल में समुद्री घटना से बची हुई सिंघल राज की पुत्री रत्नावली वासव दत्ता के पास पहुंचती है और वहाँ नौकरानी के रूप में, सेविका के रूप में वासव दत्ता की सेवा टहल में नियुक्त हो जाती है। अर्थात यह घटना प्रधान नाटिका है। प्राचीनकाल में राजा महाराजा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नाव का ही सहारा लेते थे। नाव ही आवागमन का एकमात्र साधन था। नाव के द्वारा राजा, प्रजा या अन्य व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह तक अपना यातायात करते थे, व्यापार करते थे। इस नाटिका में यही दर्शाया गया है कि वासव दत्ता के नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। संयोगवश उसकी मृत्यु नहीं होती है, बच जाती है और वो उद्यन के दरबार में, उद्यन के राज में पहुंचती है। और यहाँ रत्नावली जो है उसका नाम सागरिका रख दिया जाता है। अर्थात वो रत्नावली अपने नाम को छिपाकर अपना नाम सागरिका बताती है और यह सागरिका वासव दत्ता के सेवा के लिए दासी के रूप में नियुक्त कर दी जाती है। अतः रत्नावली यह सागरिका वासव दत्ता की सेविका है, राजमहल में उसकी शुश्रूषा कर रही है। यहीं से रत्नावली के प्रथम अंक की घटना वस्तु है, कथा है। वासव दत्ता रत्नावली के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित होती है और वह इसे सागरिका को अर्थात रत्नावली को राजा से दूर रखना चाहती है। वासव दत्ता को यह संदेह है, ये सेविका अत्यंत सुंदरी है, लावण्यमयी है। यदि राजा इस पर आसक्त हो जाते हैं तो इस राजमहल में दोनों का गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह हो सकता है, या राजा इस सागरिका के प्रति आसक्त होने पर मेरे मान मर्यादा को भूल सकता है। इसीलिए रानी वासव दत्ता सदैव ही सागरिका को राजा से अलग रखना चाहती है। लेकिन एक बार प्राच्यकाल में राजा लोग कोई उत्सव मनाया करते थे।
ठीक उसी प्रकार यहाँ राजा उद्यन बसंतोत्सव मनाने के लिए एक बाग में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होने पर सागरिका भी वहाँ उपस्थित है। वहीं उद्यन और सागरिका अर्थात रत्नावली का ध्यानाकर्षण होता है। और इन्हीं संपर्क के द्वारा उन दोनों का पूर्वराग प्रारंभ होता है। यही इस रत्नावली के प्रथम अंक की कथा वस्तु है। फिर दूसरे अंक में सागरिका अर्थात रत्नावली अपनी सखी सुजंगता को उद्यन विषयक अपना प्रेम बताती है। अर्थात सागरिका को रत्नावली अपने प्रेम को प्रकट करती है कि मैं मदन महोत्सव में बागीचा में गई थी, वहाँ राजा उद्यन थे। राजा उद्यन मुझे देख कर आसक्त हुए। इस तरह के बर्तावों को वो अपनी सखी सागरिका को बताती है। इन सारी घटनाओं को उसे वन में एक मैना सुनता है। ये सागरिका और सुसंगता की जो वार्ता है, अर्थात सागरिका जो अपना सखी सुसंगता को जो उद्यन के प्रति अपने प्रेमासक्ति की भावों को घटनाओं को बताती है, यह घटना एक मैना सुनता है। और मैना के श्रवण पश्चात वह कदली वन में राजा को बताता है कि वैसे ऐसे मैंने दो सखियों को वार्ता करते हुए सुना हूँ। इस प्रकार की घटना घटित होने पर यह वासवदत्ता को अनुभूति होती है कि रत्नावली के सौंदर्य पर उद्यन आहूत हो उठे हैं, तो बहुत ही क्रोधित और कुपित हो जाती है। क्योंकि स्त्रियों का सौदा प्रथम दाह होता है, तो सौद की इच्छा से अत्यंत क्रोधित हो जाती है और राजा उद्यन के बार बार बोलने पूछने पर भी वह कुछ अपनी प्रत्युत्तर नहीं देती है और वहाँ से अलग हो जाती है। यह रत्नावली की द्वितीय अंक की कथा वस्तु है। अब जो है तीसरा अंक, सुसंगता और विदूषक ने उद्यन और सागरिका के माधवी लता में मिलाते हैं। अतः सागरिका और उद्यन का आकर्षण होता है, प्रेमयुक्त वार्ता होता है। उन दोनों के अनुराग के कारण विदूषक उद्यन और सागरिका को मिलवाता है और मिलने के पश्चात यह कथा आगे की तरफ इशारा करता है।
इस तीसरे अंक में चौथे अंक की होने वाली घटनाओं का जिक्र आ जाता है। तीसरे अंक में वो सागरिका, वासवदत्ता और उद्यन की प्रणय कथाओं को जानकर फांसी लगा लेती है और सागरिका अर्थात रत्नावली अपने गले में फांसी की फंदा डाल लेती है और इस घटना के घटित होने पर राजा उद्यन उसे स्वयं बचाते हैं। यह रत्नावली की तीसरे अंक की कथा वस्तु है। रत्नावली के चौथे अंक में जो कथा है, जो अभिनय है, वह कुछ विचित्र सा घटित हो रहा है। या उद्यन के राजमहल में एक जादूगर आता है। प्राचीनकाल में, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्राचीनकाल में जादू टोना, मारण मोहन, उच्चाटन आदि का समाज पर एक गहरा छाप था। इस भूतल के आधी जनसंख्या इसे जादू टोना, मारण सम्मोहन पर विश्वास करते थे। उसी क्रम में, उसी कथा वस्तु के अनुसार रत्नावली के चतुर्थ अंक में एक जादूगर का प्रवेश होता है राजमहल में। और जादूगर अपने जादू से इस उद्यन के राजमहल को जला डालता है। अर्थात उद्यन के राजमहल में आग लगा देता है। आग की घटना घटित होने से यह सागरिका अर्थात रत्नावली अत्यंत विह्वल हो जाती है और आग से बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है। उसी क्रम में आग की घटनाओं को देखकर वासवदत्ता आती है और वासवदत्ता स्वयं राजा उद्यन से यह अनुनय विनय करती है कि हे राजा, आप किसी तरह सागरिका की, रत्नावली की प्राण रक्षा करें। और इस घटनाक्रम में उद्यन पुनः उसे बचाते हैं और आग से बच जाती है। यह इसे रत्नावली नाटक के चौथे अंक की कथा वस्तु है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रत्नावली नाटिका करुणा, श्रृंगार एवं वीरता तीनों रसों से ओतप्रोत है। एक तरफ इसे नाटिका में जहाँ श्रृंगार की प्रधानता देखी जाती है, तो दूसरी तरफ वीर रस की भी अनुभूति होती है। फिर सागरिका का फांसी लगाना या जादूगर के द्वारा राजमहल में आग लगाने की घटना में करुण रस का प्रवाह दृष्टिगत होता है। प्रकार हम देखते हैं कि राजा हर्षवर्धन श्रृंगार, वीर और करुण रस के जाने माने नाटककार हैं। इन्होंने अपनी नाटिका में श्रृंगार के साथ साथ अन्य रसों का भी उपयोग किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री हर्ष
श्रृंगार के साथ साथ करुण रस के भी ज्ञाता है। जिस प्रकार चतुर्थ अंक में हम लोगों ने देखा कि जादूगर आता है, उद्यान के राजमहल में आग लगाता है, और इस घटना के बारे में जब वासवदत्ता को मालूम होता है तब वासवदत्ता स्वयं करुणा से युक्त सागरिका को बचाने के लिए वो राजा से स्वयं अन्याय करती है। उस अन्याय के पश्चात राजा उद्यन पुनः सागरिका को बचाते हैं, और इस बचने बचाने क्रिया के पश्चात सिंह और इसके राजा अपने मंत्री और विदूषक को उद्यन के पास भेजता है। अब सिंघल का जब विदूषक और मंत्री उद्यन के राज में आता है तो रत्नावली की वास्तविक रूप से पहचान लेता है कि यह सागरिका न होकर रत्नावली है। उस समय वासवदत्ता को यह ज्ञात होता है कि यह जो रत्नावली है उसकी मामा की लड़की है, वासवदत्ता की मामा की लड़की है। इस प्रकार वो रत्नावली को, सागरिका को अपनी बहन मानती है और पुनः राजा उद्यन से उसका पुनर्विवाह करा देती है। यह इसे चतुर्थ अंक की घटना है। जिस प्रकार श्री हर्ष ने प्रिय दर्शिका नामक नाटिका में यह दर्शाया है कि वो जो प्रिय दर्शिका है वो रानी के मौसी की बेटी है, और इस रत्नावली नाटिका में उन्होंने पुनः यह दर्शाया है कि यह जो सागरिका है, रत्नावली है, यह वासवदत्ता के मामा की लड़की है, अर्थात उसकी बहन हुई। इसीलिए इन दोनों घटनाओं की जो घटना वस्तु है उसमें कुछ साम दिखाई देता है। उन्होंने इसी साम्य के आलोक में दोनों का पुनर्विवाह कराते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हर्षवर्धन एक कुशल नाटककार है, और नाटकों में जो सुखांत नाटक और दुखांत नाटक दो नाटक आते हैं, उस क्रम में यह नाटक सुखांत नाटक प्रतीत होता है कि यहाँ फांसी से बचती है, फिर आग लगने से बचती है। इस प्रकार यह जो रत्नावली नाटिका है सुखांत नाटिका के श्रेणी में आता है, और यह हर्षवर्धन की उत्तम नाटिका है कि तीनों नाटिकाओं में, दो नाटिका और एक नाटक, अर्थात हर्षवर्धन की जो तीन नाटक है, दो नाटिका है, एक है प्रियदर्शिका और दूसरी है रत्नावली, और उनका नाटक है नागानंद। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्ष एक नाट्य कला प्रवीण नाटककार है। हर्ष के नाटकों में वस्तु विन्यास अत्यंत प्रभावशाली तथा योजनाबद्ध है। इन नाटकों में कल्पना की ऊंची उड़ान है। रत्नावली नाटिका में वेशभूषा एवं इंद्रजालिक दृश्य मधुर कल्पना है। रत्नावली में राजा अपने किसी पर कुछ उपकार करता है। हर्षवर्धन के भाषा में प्रसाद और माधुर्य गुण पूर्णतया व्याप्त है। कवि प्रौढ़ कवित्व एवं नवीन कल्पनाएं भी मिलता है। इस प्रकार
रत्नावली जो नाटिका है, नाटकों की श्रेणी में, नाटकला के श्रेणी में एक उत्तम नाटिका है, जिसमें राजा ने अपने भाव, अपनी वेशभूषा, अपने अलंकारों, अपने मनोविकारों को इसे रत्नावली के माध्यम से प्रेषित किया है, जो अत्यंत ही मनोरम, हृदयग्राह्य, सहज एवं रुचिकर है। अतः यह रत्नावली नाटिका अत्यंत ही श्रृंगारिक नाटिका है कि उसमें नाटककार ने लिखा है, दुर्लभ जनानुरागो लज्जा मूर्वी परवश आत्मा प्रिय सखी विषमम प्रिय मरणम शरणम नौर एकम। पुनः राजा सागरिका के मुख चंद्र में चंद्रमा की सभी विशेषताएं देखता है। इसलिए उद्यन की जो उक्ति है, किम पदस्यम रूपम न हंति नयनानंद विद्यते न किम वृद्धि वा चक्तनेश्यम कुरुते नालोक मात्रेण किम। अर्थात वाक्यों के आधार पर, इस श्लोक के आधार पर हम देखते हैं कि राजा हर्षवर्धन ने इस रत्नावली नाटिका में श्रृंगार की मनोरम झांकी को प्रस्तुत किए हैं।